मित्रों, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि हमारे साथ इस समय मूलतः पटना के निवासी और अत्यंत प्रसिद्ध मनोविश्लेषक, मनोचिकित्सक और साथ ही शीर्षस्थ श्रेणी के कवियों में शुमार आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी विदेश की भूमि से इस समय जुड़े हुए हैं। संभवतः वे यूरोप में, प्राग में इस समय है, किसी मनोविश्लेषकों के एक सम्मेलन के लिए वो वहां गए हुए हैं। वे स्वयं इस बात को विस्तार से स्वयं बता सकेंगे हमारे आग्रह पर। और मैं कहूंगा कि एक प्रकार से के प्रति अपने स्नेह के कारण विनय कुमार जी ने, डॉक्टर विनय कुमार जी ने कुछ पल आज के इस आयोजन के लिए निकाले हैं। हम हैदराबाद के तमाम दोस्तों की ओर से एक बार फिर इसी हॉल में आपका स्वागत करते हैं, जहां कुछ महीने पहले डॉक्टर विनय कुमार जी के सम्मान में हमने एक गोष्ठी आयोजित की थी। तो ओवर टू यू सर। बहुत बहुत आभार ऋषभ शर्मा जी। मेरा ख्याल है मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है। मैं अभी आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया। मैं अभी प्राग में हूं और काफका के शहर में हूं, जारसलाव सेफर्ट के शहर में हूं। ये एक संयोग की बात है कि मैं ऐसी जगह से बोल रहा हूं जो साहित्य में, विश्व साहित्य में बहुत महत्व रखती है वो जगह। कुछ इसलिए भी महत्व रखती है ये जगह कि ये शहर जितना काफका का माना जाएगा, उतना ही हम हिंदुस्तानियों के लिए के लिहाज से अगर देखें तो निर्मल वर्मा का भी माना जाएगा। निर्मल वर्मा ने यहाँ पे कितना समय बिताया है हम सभी जानते हैं। और निर्मल के साहित्य में प्राग और वल्तवा नदी यहाँ की, और यहाँ के जो कॉबलस्टोन सड़कें हैं और शाम में पीली रोशनी का जो एक सौंदर्य रच बनता है, वो सारा कुछ कितना आया है। संयोग की बात है कि मैं भी तीसरी दफा प्राग आया हूँ। और मेरे दोस्त कई बार कहते हैं प्राग में ऐसा क्या है कि वो आदमी 3 बार जाए, लेकिन संयोग ऐसा कि मुझे जाने का मौका बार बार ऐसा आ जा रहा है। अभी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ साइकियाट्री है, वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन का, जिसका मैं बोर्ड मेंबर हूँ। तो मुझे ऑफिशियली ही बना हूँ, आना ही था, तो मैं इस वजह से हूँ यहाँ, वरना मैं तो आना चाहता हैदराबाद। ये इस किताब पे बात करने के लिए कोई मतलब नहीं है कि आप ऐसे बातें करिए। आंखों में आंख, रेणु जी कहा करते थे ना कि आंखों में आंख डाल के बतियाने का स्वाद ही कुछ अलग है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंखों में आंख डाल के बात जो करने का सुख मिलता, और जो गर्मा गर्म समोसा वहां खाने को मिला था। आमतौर पे समोसा खाने के बाद तबीयत लोगों की खराब हो जाती है, लेकिन मैं सालों बाद समोसा खाया था बाहर का और तबीयत मेरी एकदम ठीक रह गई थी। तो ये बड़ी आपका मानू का जो पूरा कैंपस है और जो वातावरण है, और आप सब लोग इतने अच्छे लगे थे उस दिन मुझे कि तबीयत में, मतलब काफी समय तक मन बड़ा अच्छा लगा था। और उस समय मेरी किताब आने वाली थी श्रेयसी, और वो किताब बाद में आ भी गई। तो उसकी कुछ चीजें पहली दफा मैंने वहां साझा की थी आप सबके बीच। आज दरअसल मेरा कोई दिन तो है नहीं, मेरी कोई बात, बस गपशप में मूड बनने के लिए मैंने कुछ बातें कह दी। आज के दूल्हा है प्रवीण प्रणव जी, और ऐसे खूबसूरत इंसान हैं बाहर से भीतर तक, रूप से लेकर गुण तक, कि इनको दूल्हा मतलब इतने खूबसूरत है। ये ऐसा कम होता है कि कोई इंसान देखने में भी उतना खूबसूरत हो, और दिमाग भी खूबसूरत हो, और दिल भी खूबसूरत हो। तो अब उम्र में छोटे हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि हर दिन जोश मलिहाबादी की तरह 18 प्रेमिकाओं को दिल दें। खतरा उसका है, ये मानना पड़ेगा, खतरा उसका है। ये किताब, मैं इस किताब पे जाने से पहले मैं इशारा इस पर भी करना चाहूंगा कि हमारे दोस्त एक हैं सलमान अख्तर साहब, जानिसार अख्तर के छोटे लड़के। तो किसी बात पे ऐसे निकली तो उन्होंने कहा कि भाई शायर का लड़का है, 2-4 इश्क तो कर ही डालेगा। तो
क्या है कि शायरी और इश्क का रिश्ता बड़ा गहरा है। और जोश साहब वाले प्रसंग में मैं एक बात मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी कि जोश साहब की 18 प्रेमिकाएं थी। इतनी इतनी रोचक घटना है। और दूसरी बात ये कि कैसे वो बीवी के से बचने के लिए क्या तिकड़म भिड़ाते हैं, कैसे दोस्तों से गवाहियां दिलवाते हैं, क्या क्या झूठ बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस किताब की जो सबसे बड़ी मैं इसको प्रिस्क्राइब करना चाहूंगा कि लोग याद नहीं रख पाते हैं, ये इतनी चीजें ढूंढ के पढ़ नहीं पाते हैं। शायरों और लेखकों तो जरूर ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी में जो 16वां 17वां किसी का तीसरा चौथा इश्क चल रहा होगा और जिंदगी जो नरक हो रही होगी, वो उससे बचने का नुस्खा भी उसमें दिया गया है कि कैसे कैसे तिकड़म भिड़ा सकते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत गंभीर बात हुई थी, इसलिए माहौल को हल्का करने के लिए मैंने ये बात यहीं से बात शुरू की है। इस किताब पे अगर बात की जाए तो आप लगातार बात कर सकते हैं। इसमें इतने किस्से हैं कि आप उन किस्सों पे बात लगातार कर सकते हैं, लेकिन जो खास बात है वो है क्या। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि नाराज हो जाए मेरी इस बात से, लेकिन मैं इस बात को बहुत जोर देकर कहूंगा कि ये लेखक की नहीं, पाठक की किताब है। आज की तारीख में जब हिंदुस्तान में लेखक ही लेखक भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया के आ जाने के बाद से हर कह सकते हैं कि डिक टॉम हैरी ये सभी जिसके मन में आ रहा है सब एक एक दूसरे प्रकाशक भी ऑनलाइन बहुत मिल गए हैं, तो सबकी किताब, सब साहिबे किताब हैं, सबकी चीजें जगह जगह प्रकाशित हैं। और लेकिन अगर बात करिए उनसे तो पता लगेगा कि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर डॉक्टर नगेंद्र कहा करते थे कि आप 1 लाख शब्दों से गुजरोगे तो एक शब्द लिखने की आपको लियाकत आएगी। और ये बात मैंने ये लेख उनका लिखा मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये बात आचार्य देवेंद्र शर्मा ने मुझे बताई थी, जो पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे और भाषा वैज्ञानिक थे और उसी से उन्होंने अनुवाद भी किए हैं, तो संस्कृत के आचार्य तो थे ही। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि वो 1 लाख शब्द अगर पढ़ो तब जाके के ये लियाकत आपको आती है कि आप एक शब्द लिख सको। इस किताब से गुजरते हुए मैं ये बार बार महसूस करता रहा कि दरअसल कल मैं बुडापेस्ट से प्राग ट्रेन से आ रहा था, तो उसी रास्ते में मैं किताब पढ़ पाया और वही मेरे पास समय ही था, ऐसी भागदौड़ चल रही थी इधर की, और पूरी यात्रा मैं इस किताब में खोया रहा। और मैं ये महसूस करता रहा कि बात ये नहीं है कि आप क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं किसी के बारे में, बात यह है कि आप उस इंसान को पूरेपन में कैसे ग्रहण करते हैं। जो दूसरी खूबसूरत बात है कि एक पाठक की किताब तो है ही, लेकिन एक ऐसे पाठक की किताब है जो रचनाकार को उसके पूरेपन में पकड़ने की कोशिश करता है, बिना किसी प्रिटेंशन के, बिना किसी सैद्धांत की पीठिका बघारे हुए, कुछ नहीं, बहुत सहज तरीके से जीवन ने किसी मामूली से प्रसंग को उठाया और फिर बात आगे बढ़ गई। मेरा ख्याल है कि दुनिया में सारी वो कहानियां बहुत बोर करती हैं जिसकी भूमिका बहुत भारी भरकम होती है कि मनुष्य का चरित्र ऐसा होना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारी की सारी वैसी कहानियां सफल कहानी मानी जाएंगी। लेकिन सफल कहानियां क्या होती हैं? अब नदी के द्वीप उपन्यास का पहला पैराग्राफ याद कीजिए, जिसमें कोहनी में हुई चुनचुनाहट का जिक्र है। और अब देखिए शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं हिला करके सर, कि वो जो पूरा कोहनी की चुनचुनाहट बताने के लिए जरा सा, और उसके लिए पूरा पैराग्राफ रचा है, और आपको आपके सामने एक दृश्य बन जाता है कि आप एक प्रेम कथा में घुसने जा रहे हैं जिसमें एक रफ्तार है, एक ट्रेन है, हो सकता है कुछ घटना हो, कुछ दुर्घटना भी हो। ये मामूली संकेत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से कोई, अब जैसे ही आप किसी पूर्वग्रह में घुसते हैं या कुछ स्थापित करने के लिए लिखना शुरू करते हैं, आप कुछ नहीं लिख पाते। आप चीजों को समझते हैं और बहुत रचनात्मक ढंग से कहीं से शुरू कर देते हैं। प्रवीण प्रणव भाई ने यही किया है कि बस सबको पढ़ा, उसके बाद कहाँ शुरू करें, कहीं किसी का सिनेमा से संपर्क है वहां से शुरू कर दिया, किसी के जीवनी की घटना वहां शुरू कर दिया, किसी के कुछ एक आध वाक्य से शुरू कर दिया। तो अब
उसके बारे में किसी ने कुछ कहा, वहां से शुरू कर दिया। आपको लगता है कि बस आपसे कोई आदमी बात कर रहा है। दूसरी जो खासियत इस किताब की है कि ये किताब में, पूरी किताब में प्रवीण प्रणव आपसे बात कर रहे हैं, पाठकों से बात कर रहे हैं। जब किसी को किताब या रिकमेंड की जाए तो ये कही जाए कि भाई ये किताब सुनी जा सकती है। इस किताब का अगर ऑडियो बना दे तो वो सबसे मजा तो तभी आएगा। और प्रवीण जी की जैसी आवाज है, इनकी आवाज खूबसूरत आवाज, रसीली आवाज, खतरा ज्यादा है इन पे, उसके बाद रिस्क तो है कि ज्यादा लोग चाहने वाले हो जाएंगे, लेकिन ये सच है कि अगर रिकॉर्ड कर दें अपनी नशीली आवाज में तो अब बात बदल जाएगी। शर्मा जी करेगा तो दिक्कत है, लेकिन अगर प्रवीण प्रणव की आवाज में हो जाए तो फिर ये अपील इसकी बढ़ जाएगी और किताब मजा ला देगी। तो कहने का मतलब कि संवाद है। आप जिसका भी किस कि ये जीवनी और आलोचना का बायो क्रिटिसिज्म उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। तो जो बायो क्रिटिसिज्म का जो कंपोनेंट है बिल्कुल सही है, लेकिन वो जितना गंभीर वो शब्द है उतनी गंभीरता से उसको बरत नहीं रहे हैं, ये बहुत सहज तरीके से कर रहे हैं। और लेकिन अरुण जी ने एक और बात नोट की है, वो बहुत मजे की नोट की है कि ये किताब एक साथ पढ़े लिखे लोग जो है, लेखक है, उनके लिए भी है और किशोरों के लिए भी। ये छोटी बात नहीं होती है। सुभद्रा कुमारी के बारे में जितनी बातें उसमें थी, मैं तो बहुत सारी बातें जानता भी नहीं था। तो दरअसल में बहुत सारे लेखों में जो बहुत सारी बातें हैं, कम से कम मेरा ख्याल है कि 30 से 40% तो मैं पक्का नहीं जानता था। एक जिंदगी गुजारने के बाद इस कूचे में से बहुत गुजरा हूँ, बहुत आया गया हूँ, रातें खराब की हैं, दिन खराब किए हैं, दिल तोड़ा है, दिल दिया है, सब किया है इस कूचे में। बावजूद इसके मैं 100% इन चीजों को जानता था ये दावा नहीं कर सकता हूँ। मैं मुश्किल से 50-60 के आसपास ही टिकूंगा। जोश साहब के बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानता था। कहने का मतलब ये कि जो जिस तरीके से ये बात कही गई है ये किशोरों तक, लेकिन पूरे में एक दृष्टि है, एक नजर है, एक नजरिया है कि आपको लगेगा कि एक पूरा का पूरा पिक्चर बनेगा। आप जोश पर फिनिश करते हैं तो जोश साहब का आपका जो पूरा का पूरा पिक्चर बनता है वो उनकी जिंदगी जो ताकत है वो ताकत तो सामने आती है, उनकी हिमाकत भी सामने आती है, उनकी रफाकत भी सामने आती है, उनकी फजीहत भी सामने आती है, उनकी ट्रेजेडी भी सामने आती है। जोश साहब की जो ट्रेजेडी का जो इन्होंने बिना कोई ड्रामा के बिना सहज तरीके से कह दिया है, बिना किसी लाग लपेट के, तो ये जो पूरा का पूरा जो पिक्चर बनता है ये बड़े आराम से मेरा ख्याल है कि सीनियर राइटर से लेकर के और युवा लोग जो हैं सब तक ये पहुंचने वाली चीजें हैं। एक जैसे कुछ प्रसंग मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन वाला ये प्रसंग मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि सुभाष जी भी वहां गए, मिलने गई और सुभाष भी थे, और सुभाष ने कहा कि अच्छा ये खूब लड़ी मर्दानी वाली, एक कविता किसी को कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो ये प्रसंग मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के समय उन्होंने रविंद्र उसके पहले सुन चुके थे इनकी नज्म का तर्जुमा, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी कि ऐसे ऐसे अनोखे प्रसंग तो हैं ही उसमें। तीसरी बात ये है कि कई बार आप आलोचनात्मक चीजें पढ़ते हैं या कुछ चीजें अगर उस तरीके से देखते हैं तो एक क्रॉस सेक्शन आपको दिखता है किसी राइटर के बारे में। इनके लिखने में जो बायो स्केच है, मैं उसके दूसरी बात कहूंगा, हम लोग बायोलॉजी वाले दो तरीके का सेक्शन काटा करते थे, एक तो क्रॉस सेक्शन, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट रहे हैं सब समझते हैं इस बात को। तो एक उसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट और एक कहते हैं अनुदैर्घ्य काट, ऐसे दो शब्द हिंदी में उसे कहा करते थे। ये जो इनका जो कैरेक्टराइजेशन है, जो चरित्रों के बारे में, जो लेखकों के बारे में लिखा है प्रवीण जी ने, ये लॉन्गिट्यूडनल है। ये आप ऐसा नहीं है कि एक मोमेंट देखा कि जोश मलिहाबादी ने यह करके दिखा दिया, उसने अयूब खान को कह दिया कि आलिम नहीं आलम नहीं आलिम बोलो। अब वो बेचारा क्या करे, वो पंजाब
पंजाबी मुसलमान आदमी है, वो क्या करेगा, वो आलम, वो लोग प्रेमिल कहना हो तो प्रेमल कह देंगे, पंजाबी अपने पंजाबी बोलते हैं प्रेमल, धूमिल को धूमल कह देंगे, वो सब कहते हैं, वो एग्जैक्टली वही असर था। तो लेकिन ये नहीं है यहाँ पे, है यहाँ पे उनकी पूरे के पूरे उसके जो सजा मिली उसको, वो भी, और वो सारी बातें आती हैं। तो कुल मिला के आप ऐसे देखिए कि प्रवीण प्रणव लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटना है, ये क्रॉस सेक्शन नहीं कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं। और महत्वपूर्ण बात भी यही है कि आप किसी को जब भी देखिए तो कई बार देखिए, इसलिए नहीं कि उस चेहरे बदलता है, इसलिए कि इंसान सर से पांव तक देखने में ना आपको तब एक बार में नहीं दिखाई पड़ेगा, नीचे से आपको झुकना पड़ेगा देखने के लिए, आपको उठना पड़ेगा देखने के लिए। इसमें भी आप प्रवीण प्रणव को देखेंगे कि वो झुकते हैं, सामने आते हैं, आंख मिलाते हैं, फिर ऊपर जाके देखते हैं। तो ये पूरे ऊपर से नीचे तक की यात्रा करते हैं, तब जाकर के ये पूरा का पूरा चरित्र बनता है। और ये छोटी बात नहीं। भाषा को लेकर के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें अभी मैं सुन रहा था, बात सही है। भाषा को लेकर के उन्होंने कुछ, वहां भी कोई तमाशा नहीं है, एकदम बातचीत की भाषा है, संवाद की भाषा है। आप उठाइए किताब और पढ़ जाइए। गांधी जी कहा करते थे ना कि सरल लिखना कठिन है, मैं तो मानता हूं। मैं जब लिखने लगता हूं तो मैं एक किताब प्लान कर रहा था एक बार, और उसका कॉलम मैंने शुरू किया एक हिंदी की पत्रिका के लिए, बहुत प्रेम भारद्वाज मेरे दोस्त हुआ करते, उन्होंने कहा कॉलम शुरू। उसके 2 एपिसोड 2 अंक में कॉलम लिखने के बाद संयोग से पत्रिका बंद हो गई। लेकिन मुझे लग रहा, आज भी लगता है कि मैंने जो लिखा तो बड़ा जटिल लिखा था, उसमें बहुत पानी मिलाने की जरूरत थी और भाषा को बहुत सरल करने की जरूरत थी। तो ये सरल करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ मैं सरल करना भी बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब ये कि भाषा ऐसी हो जो आपसे तादाद में उठा ले। और इसे, यही तो खूबसूरती इसकी है कि आप कोई भी व्यक्ति इसको पढ़े, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति साहित्यकार हो वो उठाए तो, या कोई आम पाठक उठाए, या कोई स्कूल का बच्चा उठाए, कोई भी पढ़ इससे गुजर करके पढ़ के अपने आप को नए ढंग से समृद्ध कर सकता है। मैं इस समृद्ध करने वाली किताब के लिए प्रवीण प्रणव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किताब बहुत खूबसूरत छप के भी आई है। एक इशारा करूंगा, एक आध करेक्शन अगले एडिशन में देख लेंगे। आज हालांकि आज दिन नहीं है बोलने का, लेकिन क्या करें, आदत खराब है, डॉक्टरों को हमेशा खराब चीजें जल्दी दिख जाती है। एक जगह पे 2 शाख वाले में ना वो उनके कुछ खास शेर जहां दिए हैं, उसके नीचे एक नज्म है, उसके बाद शेर है, तो उनके कुछ नज्म और शेर के हिस्से है। एक जगह एक चीज दिखी थी, बाकी तो बहुत दुरुस्त है। और किताब का प्रूफ रीडिंग वगैरह भी सब बहुत अच्छी है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी हुई है। जितने खूबसूरत है किताब उतनी ही खूबसूरत लगती है हाथ में लेकर के, खफीफ सी, दिल को छूने वाली। और कुछ राबता है तुमसे, ये जो हेडिंग है ना, ये कमाल का है। इन चरित्रों से गुजरिए और कहिए कि कुछ राबता है तुमसे। सोसाइटी को शिक्षा देने वाली बात है कि भैया राबता रखो इनसे, इन लेखकों का राबता है तुमसे है पाठ को। पढ़ लोगो तो लगेगा कि अच्छा हाँ इससे मेरा राबता था, ये हेडिंग है इसकी। तो मेरा ख्याल है कि अब हम फिर वापस हेडिंग पे आ गए हैं। अब मुझे अनुमति दीजिए, कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है और एक मीटिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं। यानी आपने जो जिस तरह से सहज भाव से और इतना सर्वांगपूर्ण जो विश्लेषण इस पुस्तक का कर दिया, उसके लिए हम बहुत 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 आभारी हैं और फिर आपके दर्शन करेंगे। प्रणाम करता हूं।